हैंडसम डेविल, कुछ ऐसा ही नाम से पुकारा जाता था ये सीरियल किलर, और लड़कियां इसे बहुत पसंद भी करती थी उन दिनों। एक ऐसा किलर जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते पुलिस इसे ढूंढ नहीं पा रही थी? क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये किलर बना दुनिया का टॉप सीरियल किलर? कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिक चेयर जैसी खौफनाक सजा दी गई? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मेरे पास है। बने रहिए मेरे यानी जुनैद के साथ, क्योंकि आज का केस है टेड बंडी पर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कई बार इंसान के बुरे स्वभाव का कारण उसका बचपन होता है, जिस प्रकार से वो बड़ा होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था टेड बंडी के साथ। इसका जन्म 24 नवंबर 1946 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तब इसकी मां अविवाहित थी। बाद में इसे ये बात पता चली कि जिसे वो अपनी बड़ी बहन समझता था वो तो उसकी मां है, और इसके पिताजी का भी कोई अता पता नहीं था। इस वजह से शुरुआती दिनों से ही ये डिस्टर्ब रहने लगा और औरतों से एक विशेष प्रकार की इसे नफरत हो चली। बचपन से अजीबोगरीब हरकतें इसकी शुरू हो गई थी, जैसे चोरियां करना, लोगों से लड़ाई कर लेना। अक्सर अपनी कॉलोनी में घूमते समय ये जब भी कोई खिड़की को खुली पाता था तो उसमें झांक कर देखने की कोशिश करता था। बेसिकली यह महिलाओं, औरतों को नग्न अवस्था यानी कि अनड्रेस होते हुए देखने की कोशिश करता था, और बचपन से ही पोर्नोग्राफी का काफी इसे एडिक्शन हो चुका था। कुछ ऐसा था टेड बंडी का बचपन। 1966 में उसने वॉशिंगटन डीसी की एक लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया वकालत करने के लिए। वहीं उसकी मुलाकात एक सुंदरी से हुई। इस लड़की का नाम था स्टेफनी ब्रूक। मुलाकातों के बाद, कुछ बातों के बाद इनमें प्यार हो जाता है और इनका रिलेशनशिप चल पड़ता है। लेकिन 1968 यानी कि सिर्फ 2 साल बाद ही टेड अपनी पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप कर देता है और एक छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। इसी गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखते हुए स्टेफनी उससे नाराज रहने लगती है और एक दिन उससे ब्रेकअप कर लेती है। दोस्तों, यही दिन था एक टर्निंग पॉइंट इस टेड बंडी की जिंदगी में। कुछ साल बीत जाने के बाद बंडी की मुलाकात 1974 में कैरेन स्पार्क्स नाम की एक लड़की से होती, जिसकी उम्र महज 18 साल की थी। ये लड़की बहुत ही होनहार डांसर थी और बंडी बातचीत करने में इतना अच्छा था, अपनी वेशभूषा में इतना अच्छा था कि ये जल्दी से लड़कियों को आकर्षित कर लेता था और इसी के चलते इनमें भी प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब बंडी इस लड़की यानी कि कैरेन स्पार्क्स को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे वो ठुकरा देती है, मना कर देती है। यही बात बंडी के ईगो पर लग जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो तुरंत फैसला करता है कि वो कैरेन से बदला लेगा, और एक दिन मौका देखकर वो कैरेन की बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसके ऊपर पीछे से लोहे की रॉड से वार कर देता है। कैरेन के सर में चोट आती है और वह मौका वारदात पर बेहोश हो जाती है। बंडी जाकर उसकी नफ्स को चेक करता है कि कहीं वो मर तो नहीं गई, लेकिन वो यहाँ रुकता नहीं है। वो उसके अंदरूनी पार्ट्स पर भी उसी रॉड से हमले पर हमले करता रहता है। इसी बीच कैरेन के रूममेट्स, उसमें से एक को नींद में बड़बड़ाने की आदत थी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर आता है और इनकी आवाज सुनकर बंडी वहां से भाग खड़ा होता है। दोस्तों, इस हमले के बाद कैरेन कई दिनों तक कोमा में रही। उसकी जिंदगी एक नर्क से कम नहीं थी। वो अपनी पूरी जिंदगी फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल ट्रॉमा के साथ गुजारने पर विवश हो गई, क्योंकि उसके साथ में सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं हुआ था, उसके साथ सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल डैमेज भी हुआ था। जब ये बात टेड बंडी को पता चलती है कि कैरेन जिंदा बच गई है, तो उसे अपने किए हुए कृत्य पर और गुस्सा आया कि वो जिंदा कैसे बच सकती है, और उसने फैसला किया कि अब की बार वो जो भी शिकार करेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद ठीक अगले महीने यानी
फरवरी में उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है। ये लड़की सिर्फ 21 साल की है, जिसका नाम था लिंडा एन हेली। ये साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और वॉशिंगटन की ही यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, टेड बंडी इतना ज़्यादा शातिर किस्म का अपराधी था कि उसे फॉरेंसिक साइंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और इसकी वजह से वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था और इसी वजह से उसे पकड़ना बेहद मुश्किल था। 1 फरवरी 1974 ऐसा ही एक और कारनामा अंजाम देने के इरादे से टेड बंडी निकलता है। लिंडा अपने अपार्टमेंट में आराम से सो रही थी। सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। टेड लिंडा के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उस पर वार करने लगता है। उसे तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश करता है और उसे अधमरा कर देता है और उसके बाद वो लिंडा को लेकर किसी सुनसान जंगल में ले जाता है। वहां उस पर और टॉर्चर और अत्याचार करता है और तब तक करता रहता है जब तक लिंडा की जान नहीं निकल जाती। उसे मारने के बाद भी इसे चैन नहीं आता। वो उसकी डेड बॉडी के साथ में भी सेक्सुअल असॉल्ट यानी रेप करता है और इसके बाद वो उसके सिर को काट कर अपने घर ले जाता है। एक ट्रॉफी की तरह उसे सजाता है। और ये साइकोपैथ इतना पागल या इस किस्म का खूंखार अपराधी था कि लिंडा अकेली नहीं थी। इसके साथ साथ 12 अन्य लड़कियों के सिर काटकर उसने अपने घर पर सजा रखे थे और रात को सोते वक्त वो उन्हें साथ में लेकर सोता था। दोस्तों, टेड बंडी किस लेवल का साइको था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो वारदात की जगह पर बार बार जाया करता था और डेड बॉडी, जी हां, शव के साथ में वो सेक्स किया करता था, यानी उसका रेप किया करता था बार बार और उसे अजीब सा एक सुकून मिलता था और वो अपने इस कृत्य पे बड़ा प्राउड फील करता था। लेकिन वो बहुत शातिर था, जिसके चलते जब भी वो कत्ल किया करता था अपनी लोकेशन हमेशा चेंज करता था और पुलिस को इसी वजह से उसके कोई सुराग नहीं मिल पा रहे थे। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लड़कियों को फंसा लिया करता था और अधिकतर उसका शिकार होती थी कैंपस की लड़की। इसीलिए मीडिया ने उसे नाम दिया था कैंपस किलर के नाम से। लेकिन कहते हैं दोस्तों, झूठ या क्राइम उसकी उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कोई सुराग, कोई गलती जरूर करता है, जिसके चलते वो पुलिस और कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। और एक दिन ऐसी ही गलती टेड बंडी से भी हुई। दोस्तों, अब हर महीने लड़कियों के गायब होने और उनके मर्डर होने की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। 8 नवंबर 1974 को एक और नया मामला सामने आता है। एक लड़की जिसका नाम कैरल डरॉन्च था, वो अमूमन रोजमर्रा के हिसाब से एक शॉपिंग सेंटर में जाती है शॉपिंग करने के लिए। वहां उसकी मुलाकात हो जाती है टेड बंडी से। यह अपने आप को उस लड़की के सामने डिटेक्टिव बताता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। लड़की के मना करने के बावजूद उसे जबरदस्ती किसी तरह अपनी कार में बैठा लेता है और उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाने लगता है। रास्ते में इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, हाथापाई होती है और खुशकिस्मती से इस बार कैरल भागने में कामयाब हो जाती है। वो सीधी जाकर अपनी व्यथा पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों को दे देती है। पुलिस के पास अब इस शख्स का यानी टेड बंडी का एक स्केच आ चुका था। लेकिन पुलिस भी इस बात से बेखबर थी कि जिस कैंपस किलर को वो तलाश कर रहे हैं वो टेड बंडी ही था। टेड को शुरुआत से ही रैश ड्राइविंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसे रफ्तार पसंद थी और इसी के चलते अगस्त 1975 में वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और जब पुलिस उसकी कार की तलाशी लेती है तो उन्हें किडनैपिंग से संबंधित कुछ इक्विपमेंट उसकी कार में मिलते हैं, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, कुछ अलग अलग प्रकार के हथियार, लड़कियों के कपड़े, रस्सी वगैरह। और इसी के चलते पुलिस को शक और ज्यादा होता है। लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। चूंकि अब टेड पुलिस के शक के दायरे में आ चुका था, पुलिस उसे ब्लैकलिस्ट में डाल देती है और उस पर निगरानी शुरू कर देती है। नवंबर 8, 1974 में टेड के हमले से बच निकलने वाली लड़की यानी कैरल डरॉन्च की गवाही पर पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है और फरवरी 1975 में उस पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसके चलते कोर्ट उसे दोषी करार पाती है और 15 सालों की जेल
की सजा सुना देती है। और इसी के साथ साथ कोर्ट को कई और सबूत और सुराग मिलते हैं, जिसके चलते ये पता चलता है कि जिसकी तलाश कई महीनों से पुलिस कर रही थी, असल में यही है वो कैंपस किलर। सजा सुनाए जाने के बाद जून 1977 में टेड को एस्पेन की एक जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये शातिर अपराधी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पुलिस भी कम नहीं, एक हफ्ते में इसे फिर से पकड़ लेती है और एक अन्य जेल में और ज्यादा सिक्योरिटी के साथ फिर से जेल की सलाखों के पीछे इसे कर दिया जाता है। दिसंबर 1977 में एक बार फिर से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर टेड फिर से जेल से फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस बार FBI उसे मोस्ट वांटेड की सूची में डाल देती है, उसके सर पर इनाम भी रख देती है। लेकिन टेड मानने वाला कहां था। जेल से फरार होने के बाद भी वारदातों का यानी कि कत्लों का सिलसिला वो जारी रखता है। उसके बाद फरवरी 1978 में एक बार फिर से उसकी वही पुरानी आदत यानी रैश ड्राइविंग के चलते फिर से वो पकड़ में आता है। इस बार 3 महिलाओं के कत्ल के साथ उस पर फ्लोरिडा में ट्रायल चलाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि टेड बंडी अमेरिकन हिस्ट्री में एक ऐसा पहला सीरियल किलर था जिसके ट्रायल को 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में टेलीकास्ट किया गया। 80s के दशक में तो ये इंसान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। जेल में इसके लिए 100 से ज्यादा लव लेटर्स रोजाना आना एक आम बात थी। खैर दोस्तों, केस पर वापस आते हैं। जब कोर्ट में टेड के ऊपर ट्रायल होना शुरू हुआ तो इसने शुरुआत में ही मना कर दिया कि मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा। और इसने अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करी और अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अंततः 10 जनवरी 1989 को कोर्ट ने फैसला किया और इसे मौत की सजा सुनाते हुए इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठने का हुक्म दिया। जज ने इसकी वकालत से प्रभावित होकर इसकी तारीफ में कुछ ये कहा। It's a tragedy for this court to see such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. टेड ने आखिरकार अपने जुर्म कबूल करना शुरू किए। एक के बाद एक विस्तार से अपने हर किए मर्डर के बारे में जानकारी देना शुरू किया और पूरी दुनिया इस बात से हैरान, परेशान और भौचक्की रह गई कि महज 12 महिलाएं नहीं दोस्तों, 30 भी नहीं, 50 भी नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा महिलाओं का कत्ल इस हत्यारे ने किया था। आखिरकार दोस्तों, 24 जनवरी 1989 का वो दिन था जब 42 साल की उम्र में इस हैवान टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। सुबह 7:16 पर इसे करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इसके बाद पूरे अमेरिका में खुशहाली की लहर दौड़ गई। लोगों ने खुशियां मनाई, जश्न मनाए, रैलियां निकाली, पटाखे चलाए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आप सोचिए कितने बड़े लेवल का ये सीरियल किलर था। वैसे इसके बारे में 2 रोचक बातें आपको बताता चलता हूं। पहली तो ये कि ये शख्स जिसने 100 से भी ज्यादा महिलाओं की निर्मम हत्या की थी, वो सुसाइड हॉटलाइन पर काम किया करता था। यदि आपको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। सुसाइड हॉटलाइन यानी कोई भी व्यक्ति जिसका मन करे सुसाइड करने का या उसके मन में ऐसा विचार आए कि मैं सुसाइड कर लूं, वो एक पर्टिकुलर नंबर पर फोन लगा सकता है जिसमें ऑपरेटर उसको बात करता है और उसे सुसाइड करने से रोकता है, मोटिवेट करता है, उसकी हिम्मत बढ़ाता है। ये कार्य ये शख्स यानी टेड बंडी किया करता था। और दूसरी रोचक बात, दुनिया में पहली बार सीरियल किलर इस शब्द का प्रयोग इसी बंदे यानी टेड बंडी की वजह से ही किया गया था। दोस्तों, अपने लास्ट इंटरव्यू में जब टेड से उसके विचित्र बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश की गई तो उसने अपने बचपन की पोर्नोग्राफी की जो एडिक्शन थी उसको जिम्मेदार ठहराया और साथ ही साथ उसकी विचित्र आदतें जैसे कि अपना केस स्वयं लड़ना। उसे शुरुआत से ही लॉ का बहुत नॉलेज था, फॉरेंसिक साइंस का भी उसे बहुत नॉलेज था। वो बहुत ही ज्यादा शातिर और इंटेलिजेंट क्रिमिनल था। लेकिन इसके बाद भी इस बात पर हमारा ध्यान जरूर जाता है कि चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो जाएं, कितने ही दिमाग वाले, कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन शैतान
आपके दिमाग को भी हैक कर सकता है। डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की और रिसर्च में यह पाया गया कि जो साइको लेवल होता है किसी भी साइकोपैथ का, वो अमूमन 20 या 30 के बीच का होता है, लेकिन टेड बंडी का ये लेवल भी उम्मीद से ज्यादा था, 39 का। वैसे इस अपराधी के बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या विचार हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके लिए आपको आना होगा हमारे कमेंट सेक्शन में। आएं, हमसे बात करें और हमें बताएं अपनी राय के बारे में। फिलहाल ऐसी स्टोरीज के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलता हूं, मिलता हूं आपसे जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।